तो ये पूरा जो मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो गेम है वो ये है, अब निशाने पर शिवसेना है। कहा यह जा रहा है कि भाई अब शिवसेना जो हिंदुत्व से पीछे चली गई थी, हमने उनकी राजनीति को एक तरह से बचा लिया है और शिवसेना से उद्धव ठाकरे के परिवार को एक तरह से आउस्ट करने का भी पूरा प्लान है। सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बिहार को इस बार 29,000 करोड़ से अधिक का राजकोषीय घाटा हुआ है और राजकोषीय घाटा जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छा संकेत नहीं होता है और वो माना जाता है कि आप जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। आपने 2 दिन 3 दिन वो चीज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन कम से कम आखिरी दिन ये मुद्दा आ सकता था, क्योंकि सरकार का राजकोषीय घाटा बिहार का बढ़ जाना ये अपने आप में एक बड़े संकट की स्थिति है। तो मसला ये था कि आज उस पर विपक्ष चाहता तो सरकार को घेर सकता था। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तो आज आपने आज की बड़ी खबर देख ही ली कि कैसे महाराष्ट्र में 10 दिन के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गुजरात, गुवाहाटी, गोवा सुप्रीम कोर्ट के बाद आखिरकार ट्विस्ट यह हुआ कि एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए और जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, वो इस बार डिमोटेड होकर के जो है डिप्टी सीएम का पद प्राप्त किए। ये पूरा खेल कैसे हुआ थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, फिर वापस आएंगे पूरे मुद्दे पर कि आखिर बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और हंगामेदार हो गया। सदन जो लगातार चल रहा था हंगामेदार वही स्थिति बनी रही। अग्निपथ को लेकर के सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने जो प्लान बनाए उसी पर खड़े रहे, लेकिन एक अहम मुद्दा जो जिससे सरकार को घेरा जा सकता था, विपक्ष के पास वो तुरुप का इक्का था सरकार को कटघरे में खड़े करने का, उन सब मुद्दों पर चूक गए। सबसे पहले सर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं कि अचानक से सब कुछ ट्विस्ट हुआ, क्लियर हो गया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बैक हो गए, सरकार में भी नहीं रहना चाहते थे। महाराष्ट्र की घटना ने ये साबित किया है, ये दिखाया है कि इस बार बीजेपी चाह रही थी कि उसके ऊपर ये लांछन न लगे कि हम सत्ता के लोभ में किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरकार तो वहाँ बीजेपी के ही पूरे ये बीजेपी ने जो पटकथा लिखी थी उसी के अनुसार सरकार पलटी, वहाँ पर शिवसेना में टूट हुआ, शिवसेना के लोग इधर आए, लेकिन वहाँ बीजेपी ने जो लास्ट क्षण में जो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक आप कहेंगे वो चल करके 2 तरह का काम किया। एक तो अपने ऊपर बड़ा लांछन लगने से अपने को बचाने की कोशिश की, दूसरा कि शिवसेना पर अब ये खतरा बना हुआ है कि शिवसेना में अब पार्टी में भी कोई बड़ी टूट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि हम तो शिवसेना की राजनीति को हमने समर्थन किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यही कुछ करना था तो जब यह इलेक्शन तो इन दोनों लोगों ने साथ में लड़ी, शिवसेना के साथ में, और कहा भी गया था कि चलिए मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, नहीं हुआ। शिवसेना ने ऑफर किया था 2.5 साल का, उस वक्त बीजेपी जो है इनके साथ नहीं खड़ी हुई, उद्धव ठाकरे ने अलग ही फैसला ले लिया। फिर इस वक्त ऐसा हुआ कि बीजेपी ने ये कंप्रोमाइज़ क्यों किया? क्या रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाना है? देखिए, पिछली बातें लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 2.5 साल पहले जो कुछ हुआ था उसको अब लोगों के दिमाग से उतर। हम लोग का मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग भावनाओं से ज़्यादा गाइड होते हैं, तो पिछली बात लोग भूल गए होंगे। अब नया बात ये देखने को मिल रहा होगा लोगों को कि बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया है और देखिए एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। और तो ये पूरा जो मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो गेम है वो ये है, अब निशाने पर शिवसेना है। कहा यह जा रहा है कि भाई अब शिवसेना जो हिंदुत्व से पीछे चली गई थी, हमने उनकी राजनीति को एक तरह से बचा लिया है। शिंदे जो हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं शिवसेना की तरफ से, अब उनको हमने समर्थन दिया है और वो अब चलाएं। तो ये अगर शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है किसी राज्य का मुख्यमंत्री सबसे पावरफुल आदमी होता है, और एक महाराष्ट्र जैसे बड़े आर्थिक साम्राज्य वाले इस राज्य का, तो वहाँ पार्टी पर पकड़ बनाने की कोशिश ये करेंगे। और पार्टी पर जब पकड़ बनाने की
कोशिश करेंगे, तो हो सकता है इस कोशिश में अगर वो सफल हुए तो ये उद्धव ठाकरे को अलगाव में डालने की कोशिश होगी कि इनको अलगाव में डाला जाए ताकि पूरी तरह बीजेपी का वहाँ नियंत्रण हो। और जो फडणवीस को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ये पूरी जो पटकथा थी वह थी कि शिंदे को बनना है मुख्यमंत्री और इनको उप मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन इसमें फडणवीस ने अंतिम समय में जो गेम किया कि वो उन्होंने कह दिया कि हम ये मुख्यमंत्री होंगे और हम सरकार का पार्ट नहीं बनेंगे, हम सरकार को हर तरह का सहयोग करेंगे। लेकिन अचानक जब ये खबर फैली तो जेपी नड्डा ने फ़ोन करके और कहा कि नहीं, इसे आप ये फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा गेम जो है वो सिर्फ सरकार बनाने तक के लिए ही नहीं है, बल्कि शिवसेना को घेरने का भी है और शिवसेना से उद्धव ठाकरे के परिवार को एक तरह से आउस्ट करने का भी पूरा प्लान है। ये इसमें एक बस आखिरी सवाल इसी मुद्दे पर ये है कि ये अब एक लड़ाई तभी बाकी है शिवसेना किसकी, क्योंकि अब शिंदे का गुट दावा करेगा कि शिवसेना हमारी, और फिर इधर से उद्धव ठाकरे करेंगे कि उनके पास चलिए 16 विधायक बच गए, इनके पास कहा जा रहा है कि 49 विधायकों का समर्थन है। तो पार्टी किसकी होगी? क्या बिहार में जैसे चिराग पासवान की स्थिति हो गई कि रामविलास लोजपा रामविलास, तो फिर इस तरह करके क्या क्या स्थिति बनने वाली है? ये भी हो सकता है कि कुछ शिवसेना SY कुछ भी करके ये हो सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में जो रिपोर्ट है महाराष्ट्र से कि वहाँ शिवसेना पर उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के परिवार का अभी भी मजबूत पकड़ है बना हुआ है। तो अभी तत्काल तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी पर उनका कब्जा हो जाएगा, लेकिन इनको मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी ने यही कोशिश शुरू कर दी है कि किसी तरह वहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पर एक तरह से बाला साहब ठाकरे के परिवार का वर्चस्व दबदबा वो ख़त्म हो जाए। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो बीजेपी के लिए समझिए कि रास्ता वहाँ साफ हो जाएगा। इसी प्लानिंग के तहत ये किया गया है। यह जो कुर्बानी दी गई है मुख्यमंत्री पद की, वह इसी प्लानिंग का हिस्सा है। और एकनाथ शिंदे को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वह पूरी तरह सोच समझ करके कि उनको सामने रख करके शिवसेना को पर से बाला साहब ठाकरे के परिवार का दबदबा ख़त्म करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। जी चलिए, महाराष्ट्र की बात तो हो गई, चूँकि बड़ी खबर थी, इसकी चर्चा होनी भी बहुत ज़रूरी थी। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में जो स्थिति आपने देखी है, आज तो ख़त्म भी हो गया, छोटा सा ही सत्र था, लेकिन एक रिपोर्ट आई जिसकी चर्चा बिहार में हो रही है। विपक्ष को भी इस मुद्दे को पकड़ना था कि CAG की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बिहार को इस बार 29,000 करोड़ से अधिक का राजकोषीय घाटा हुआ है। इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है उस रिपोर्ट में कि 31 मार्च 2021 तक जो है 92,687 करोड़ रुपए कहाँ गए, उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सरकार ने नहीं दिए, वो लंबित है। मतलब यहाँ पर गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था कि अगर इसके सहारे अगर सरकार को घेरने की कोशिश करते तो सदन भी मज़ेदार हो जाता? सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज एक मौका था विपक्ष के पास सरकार को घेरने का, लेकिन अग्निपथ पहले दिन से लेकर के और अंतिम दिन तक अग्निपथ में ही पूरा विपक्ष फंसा रहा जी। और ये होना चाहिए था कि सरकार भी चर्चा करवा सकती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, प्रस्ताव पारित नहीं होता, लेकिन चर्चा जब अगर इस पर होती तो कम से कम जो स्टैग्नेशन था वो टूटता और मामला आगे भी बढ़ता। जो 5 दिनों तक लगातार इसी मसले पर पूरा सदन फंसा हुआ रहा, तो इससे एक तरह से गतिरोध टूटता अगर चर्चा यहाँ हो जाती। कोई बड़ी बात नहीं थी, इस पर अब चर्चा करवा लेते, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हो रही है इसको लेकर के। जो सेना के एक्सपर्ट हैं वो भी, उनमें भी अलग अलग राय है, तो आपको चर्चा करवा लेने में कोई पहाड़ तो टूटने वाला नहीं था। लेकिन एक तरह से सरकार का या ये कहिए कि जो आसन पर बैठे हुए लोग हैं उनका अरियल रवैया और विपक्ष की जिद, दोनों के बीच में ये मामला फंसा रहा। लेकिन आज जो अंतिम दिन जो CAG की जो रिपोर्ट 2020-21 की जो रिपोर्ट CAG ने पेश हुआ यहाँ विधानमंडल में, उसमें विपक्ष के पास एक मौका था कि वो सरकार को घेरती और सरकार से जवाब मांगती। एक तो राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, और राजकोषीय घाटा जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छा संकेत नहीं होता है, और वो माना जाता है कि आप जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं।
दूसरा ये था कि जो सरकार पिछले लगभग 5 सालों से 92,000 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं दिया गया है, और लगातार सीएजी इसको पॉइंट आउट कर रहा है। और सीएजी जो उसकी सरकारी भाषा है कि दुर्विनियोग, माने कोई एक ऐसा निवेश जिसको लेकर के कि आशंका बनी रहती है कि हाँ उसका क्या हुआ, सही उसका सही उपयोग हुआ या उसका नाजायज इस्तेमाल हुआ। तो ये एक विपक्ष के पास आज मौका था कि सरकार को घेरा जाए, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को अपने हाथ से, विपक्ष को सर अगर देखा जाए तो राबड़ी देवी को भी लगातार सुना जा रहा है, वो यह भी मानते हैं कि अग्निपथ योजना सरकार वापस लेने नहीं जा रही है और बिहार सरकार के बस का भी नहीं है। तो इसमें वो यह कह रही है, उनका मुद्दा दूसरा हो गया। उनका कहना है कि जिन लड़कों पर आपने FIR किया या जिनको गिरफ्तार कर लिया आप उनको बाहर कर दें, उनके लिए वो लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन इस दौरान ऐसा हो सकता था कि 5 दिन 6 दिन का जो भी हमारे पास समय था, आपने 2 दिन 3 दिन वो चीज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन कम से कम आखिरी दिन ये मुद्दा आ सकता था, क्योंकि सरकार का राजकोषीय घाटा बिहार का बढ़ जाना ये अपने आप में एक बड़े संकट की स्थिति है कि हम लोग अगर सिर्फ घाटे में ही रहेंगे तो फिर जो बात आती है कि हम नए रोजगार सृजन करेंगे, उसके लिए फंड्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि राजकोष पर बोझ पड़ने का मतलब है पैसा निकल तो रहा है और खर्च भी हो रहा है, लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है उसके लिए, जैसा कि अभी आपने बताया, उपयोगिता प्रमाण पत्र तक सरकार दे नहीं पा रही है। तो क्या पैसे का बंदर बांट हो रहा है? क्या कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर की चर्चा हो जानी चाहिए थी? देखिए, पैसा जो सरकार का खर्च होता है उसका अगर आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो हमने कहा ना कि सीएजी तो सरकारी भाषा में वो आपत्ति दर्ज कराती है। आम तौर पर जो अखबारी भाषा या मीडिया की भाषा है उसमें नहीं कहा जाता, वो कहता है दुर्विनियोग, यानी कि एक ऐसा निवेश जिसका कि जिस पर हमेशा आशंका बनी रहती है कि उसका इस्तेमाल उस पैसे का किस रूप में हुआ है, क्योंकि आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। तो मसला ये था कि आज उस पर विपक्ष चाहता तो सरकार को घेर सकता था, क्योंकि ये पिछली कई अवसरों पर विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को घेरा था, लेकिन आज एक तरह से वहाँ यू टर्न लेने का एक मौका था सरकार इसके विपक्ष के पास कि वो विपक्ष चाहता तो इसको वहाँ सरकार को घेरने के लिए यहाँ पर एक मौका उसके पास था। एक दूसरी बात और मैं ये कहूँगा कि जो आज, क्योंकि आज थोड़ी देर के लिए जब मैं विधानसभा में था तो उस दौरान जो पूरा सीन मैंने जो देखा, विधानसभा में जो कुछ तब्दीलियां आई हैं, जो टेलीकास्ट जो होता है पूरा सदन का ये की कार्रवाई का जो प्रसारण होता है, तो वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के किसी भी एक्टिविटीज़ को कैमरा कवर नहीं कर रहा है। अच्छा जी। सिर्फ चाहे तो स्पीकर को कवर किया जा रहा है या सामने बोलने के लिए अगर कोई आदमी सिर्फ अगर अपनी बात रख रहा है, बात रखना अलग बात है और कोई आपत्ति करना अलग बात है। तो बात रखने को कवर किया जा रहा है, कैमरा उसको कवर कर रहा है और स्पीकर को कवर कर रहा है, लेकिन कोई अगर आपत्ति कर रहा है, कोई अगर हंगामा कर रहा है तो उसको कॉन्शियसली नहीं कवर किया जा रहा है। वहाँ तमाम पुराने पत्रकार भी बैठे हुए थे, सब लोगों को ये लग रहा था कि ये आखिरकार क्या हो रहा है। तो एक तरह से सेंसरशिप भीतर में भी डायरेक्ट टेलीकास्ट जो है उस पर भी हो रहा था। और आज तो एक तरह से स्पीकर ने एक ऐसा वहाँ ये नज़ीर पेश किया कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। कहा गया कि नहीं, पहले आप अपने लोगों को शांत करवाइए तब हम बोलने का मौका देंगे। ये कम से कम 25 बार स्पीकर ने कहा और उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। अंत में विपक्ष ने वॉकआउट किया और वो लोग सदन से बाहर चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि उस समय सदन में विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे और उनकी शर्त थी कि जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम आपको बोलने नहीं देंगे। और ये हुआ, उनको बोलने नहीं दिया गया, वो लोग बाहर चले गए। तो ये जो सीन है वो पूरा आज ये लग रहा था कि जो माना जा रहा था स्पीकर के बारे में कि स्पीकर बैकफुट पर हैं, थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन आज उनका तेवर बिल्कुल ही बदला हुआ दिख रहा था। और दो चीज़ों में हमने देखा, एक तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, दूसरा जो टेलीकास्ट का पूरा जो रूल है, जो बदला हुआ रूप था, किसी को नहीं दिखाया जा रहा था। स्पीकर पर कैमरा चाहे तो फोकस हो रहा था और सीधे कोई आदमी अगर कोई सदस्य अपनी बात कहने के लिए अगर कोई बात ये रख रहा है तो उसको कवर किया जा रहा था। और ये वहाँ और दूसरा ये एक चीज़ और मैं बताऊं कि जो वहाँ जो टीवी लगा हुआ है
प्रेस रूम में जहाँ प्रेस के लोग बैठते हैं, उस टीवी में अब किसी भी तरह का न्यूज़ चैनल नहीं चलता है, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो विधानसभा के भीतर विधान परिषद में तो नहीं ही था पहले से, वहाँ कोई टीवी चैनल नहीं चलता, न्यूज़ चैनल नहीं चल रहा था, विधानसभा में चलता था, उसको बंद कर दिया गया। अब है सिर्फ हाउस का टेलीकास्ट देखिए। और एक बात और कि जब आप लाइव टेलीकास्ट करते हैं तो यह जो नियमन दिया जाता है कि ये कार्रवाई प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी और कहीं भी नहीं छपेगा, कोई भी डिजिटल मीडिया, कोई टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल या किसी अखबार में ये बात नहीं आएगी। अरे भाई, तो जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है, तो ये नियमन दे करके ये अपने आप में हास्यास्पद बात हो गई। यह किस तरह का नियमन हुआ कि आप कह रहे हैं कि ये कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं छापेगा, पूरी दुनिया तो देख रही है उसको। बिल्कुल, जब आप वेबकास्ट करते हैं तो चीज़ें सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाई पड़ती है। यह उस ज़माने की बात थी जबकि सदन की कार्रवाई ख़त्म हो जाती थी और अखबार वाले लोग उठकर जाते थे, तो उनको स्पंज उसको कहा जाता है कि कर दिया जाता था और ये सबको बता दिया जाता था कि एक खबर अखबार में नहीं छपेगी। अब तो जब आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, वेबकास्ट हो रहा है, तो सीधे उसको लोग देखते हैं उसको। ये अब फिर वापस लौट के आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि विधानसभा के अंदर आपने जो भी देखा वो वाकई में इस पे सवाल उठना चाहिए। लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो सरकार रेवेन्यू जनरेशन में फेल हो रही है, और ये कैसे फिर ये अगर रिकवरी की बात होगी, मान ली विपक्ष नहीं घेर पाया, लेकिन एक हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस सवाल को अगर उठाएं हैं कि इतने राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ेगा, सरकार के पास फंड्स नहीं आएंगे, राजकोष ही खाली होता रहेगा, तो फिर कैसे जो विभाग हैं, जो शिक्षक हैं, उसकी सैलरी की जो बात होती है कि 5-5 महीना डिले है, 6-6 महीना डिले है, नई बहाली होने वाली है, या फिर अन्य विभाग में जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उसमें पैसे होंगे। सड़कों की बात करते हैं तो वो केंद्रीय स्तर पर देखें तो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, वहाँ तो राष्ट्रीय स्तर पर खर्च होते हैं, लेकिन बिहार सरकार के जो अपने विकास के काम हैं, क्या उसमें सरकार पैसा खर्च कर रही है? बाकी चीज़ों पर कहाँ खर्च हो रहा है? कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा कि राजकोषीय घाटा भी कम हो? देखिए, राजकोषीय घाटा सिर्फ बिहार का नहीं है, ये पूरे देश का भी राजकोषीय घाटा बढ़ा है। आप ये इस साल का जब बजट देखेंगे तो उसमें ये भारत सरकार ने कहा था कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको हम अब नियंत्रित करेंगे, क्योंकि जीडीपी पर उसका असर पड़ता है। तो और उसमें राज्यों का भी उसमें हिसाब किताब था कि राज्यों का भी जो राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो इसमें ये एक चीज़, ये पैरामीटर तय कर दिया गया है कि 3.24% तक जो है लिमिटेशन, वो माना जाएगा कि आप लिमिट के भीतर में हैं। तो अभी भी जो जिसको हम लोग राजकोषीय घाटा के बारे में जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो 3.24 के अंदर ही है, यानी कि जो लिमिट बनाया गया, हालांकि उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, सरकार ने उस लिमिट को बढ़ाया। पहले वो लिमिट 3% से नीचे ही था, उसको बाद में पिछले ही साल सरकार ने उसको बढ़ा करके 3.24 किया है। तो ये माना जा रहा है कि लिमिट के भीतर में है। तो अब ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपका राजकोषीय घाटा जब बढ़ रहा है तो विकास कार्यों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो अब विकास कार्यों के लिए बहुत सारा पैसा था। आप देख रहे हो कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या पुल बड़े मेगा पुल के लिए जितने पैसे आ रहे हैं, अमूमन वो सब बाहर की फंडिंग है। आप ये लोन ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, IMF से ले रहे हैं, तो वह बाहर से आप पैसे ये ले रहे हैं, जिसकी देनदारी भी सरकार पर बढ़ रही है और उसको चुकाना भी है सरकार को। तो एक तो ये है कि वो उन बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा आप लोन ले रहे हैं मार्केट से, चाहे इंटरनेशनल मार्केट उसको कह लीजिए, और बाकी का जो पैसा जो रेवेन्यू जनरेट आप अपने स्रोत से जो कर रहे हैं वो आपके उस नीड को मीट करने के पोजीशन में नहीं है। तो इसे फिर अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें बिहार में जो भी अभी स्थितियां बन रही हैं, जिसको विपक्ष आज बड़ा मुद्दा बना सकता था, इस चूक के बाद इसको चूक मानते हैं आप? विपक्ष ने अग्निपथ के इर्द गिर्द घूम करके ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि ये चूक तो नहीं कहा, हम लोग ये इसको कह रहे हैं कि करना चाहिए था। विपक्ष राजकोषीय घाटा और बिल एडजस्टमेंट के मसले पर पहले भी विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। हमने सुना तेजस्वी यादव सीएजी की रिपोर्ट को नई बात नहीं है। हम लोग को लग रहा है कि इसको होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि विपक्ष को लग रहा हो कि अग्निपथ और अग्निवीर
मामला ही ज़्यादा अभी हाईलाइटेड है। और ये बात है भी कि अभी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही है, पुलिस लोगों के पास जा रही है, लोगों को नोटिस जा रहा है। और ये अभी जो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो जितने लोग आंदोलन में शामिल हुए, आप एक तरह से सबको नहीं, सबके साथ ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप चिन्हित कीजिए कि कौन लोग हिंसा और आगजनी में शामिल थे, उन पर कार्रवाई कीजिए। आप एक तरफ से फ़ोटो देख करके और नाम मंगवा करके और सबको नोटिस जारी कर रहे हैं। और बहुत जगह तो ऐसा भी हो रहा है कि जो लड़का नहीं था बट उस पर्टिकुलर डे पर वो बिहार से बाहर था, ऐसे लोगों को भी नोटिस जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है। इसको लेकर विपक्ष अगर ये कर रहा था तो उनके प्रायोरिटी का मामला है कि उस प्रायोरिटी में उनके पास ये राजकोषीय घाटा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। वो अग्निपथ मामला उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोजगार का सवाल है, यूथ का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। जी, वैसे तो विपक्ष पर ये आरोप लग गया कि आप इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि राजद के लड़के गिरफ्तार हो गए हैं, इस वजह से राबड़ी देवी को अधिक चिंता हो रही है। हालांकि स्थिति तो गंभीर है ही। अग्निपथ योजना को लेकर के भी सरकार को एक बार अपना स्टैंड और क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे विपक्ष के बैठे लोग हैं और युवा हैं जो इस योजना से संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आनन फानन में सरकार अपने काम में लग गई है, बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन बिहार के अगर मुद्दे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा मौका था। विपक्ष चाहता तो सरकार को घेर करके सवाल खड़े कर सकता था कि आपने जो 92,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है, उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक लंबित है, जैसा कि सीएजी का कहना है। इन तमाम मुद्दों पर घेर करके आप सवाल खड़े करके सरकार को पूछ सकते थे कि आखिर कहाँ जा रहा है पैसा और इतना घाटा हो रहा है, कब घाटा कम होगा और क्या उपाय किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में। जब जिस 19 लाख रोजगार की आप बात करते हैं, वो रोजगार सृजन कैसे करेंगे, अगर कर भी लेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि आपका तो खजाना भी लगातार खाली होता जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।